आइए सुनते हैं शरत चंद्र चट्टोपाध्याय जी के द्वारा लिखी हुई एक कहानी, बोझ। सागरपुर में आज बड़ी ही धूमधाम है। नौबत और नगाड़ों की धूम से गांव का गांव गर्म हो उठा है। एक हफ्ते से यहाँ जो उधम मच रहा है सो गांव और उसके इर्द गिर्द 4-5 कोस के सभी लोग जानते हैं। इस राजसूय यज्ञ में ढोल नगाड़ों का ऐसा महान एकत्र समावेश, नौबत वालों का ऐसा आदर्श ऐक्य भाव और कांसे के बाजों का ऐसा प्रचंड विक्रम दिखाई दिया कि गांव वालों ने इससे पहले ऐसा कांड कभी न देखा था। तरह तरह के बाजों की सहायता से मनुष्य जाति में जो आनंद कोलाहल उठ खड़ा हुआ, उससे गांव के पशु बहुत ही नाखुश हो उठे थे, खासकर गाय और बछड़े। ढोल नगाड़ों की आत्मद्रोहिता से उनकी मर्म पीड़ा की सीमा न रही। इतने समारोह का कारण था एक नाबालिग 14 साल के लड़के का ब्याह। सागरपुर के जमींदार श्रीमान हरदेव मित्र के एकमात्र पुत्र के विवाह के उपलक्ष्य में यह धूम मची है। हरदेव मित्र काफी बड़े आदमी हैं। लगभग 25-26 हजार रुपये सालाना उनकी आय है। पुत्र का नाम है श्रीयुत सत्येंद्र कुमार मित्र, जो हेयर साहब के स्कूल में एंट्रेंस क्लास में पढ़ता है। इतनी कम आयु में ब्याह होने का कारण है सत्येंद्र की माँ की साध कि वे अपने इकलौते बेटे की बहू का मुंह जल्दी जल्दी देखें। वर्धमान जिले के दिलजानपुर के जमींदार श्रीमान कामाख्या चरण चौधरी की कनिष्ठ कन्या सरला के साथ सत्येंद्र का ब्याह हो गया। गोरी सुंदर बहू है। सत्येंद्र भी बहुत खुश है। 10 साल की सुंदर छोटी गोरी बहू का मुंह देखकर सत्येंद्र की माँ बहुत प्रसन्न हुई। ब्याह के दूसरे ही साल बहू को विदा करा लाए। कारण गृहिणी का ऐसा अभिप्राय न था कि बहू को वे मायके में ही छोड़ दें। वे अक्सर कहा करती थी कि ब्याह के बाद लड़की को मायके में नहीं रखना चाहिए। उनकी राय बुरी तो नहीं थी। सत्येंद्र के पढ़ने की सुविधा के लिए हरदेव बाबू को सपत्नीक कलकत्ता ही रहना पड़ता था। सरला भी कलकत्ता आ गई। अल्पायु में ब्याह हुआ था, इसलिए सरला हरदेव बाबू से बोलती थी। यहाँ तक कि सत्येंद्र के मौजूद रहने पर भी वह सास से बातें किया करती थी। सास को इससे आनंद के सिवाय दुख न होता था। कुछ दिनों बाद कामाख्या बाबू सरला को अपने यहाँ लिवा ले गए। इसके 2-1 महीने बाद सत्येंद्र ने एक बार गुस्सा होकर कहा, किताबों में गर्द चढ़ गई है, दवात में स्याही सूख गई है, ऐसा कोई नहीं कि इन्हें देखे भाले। बात माँ ने समझी। हरदेव बाबू के कानों तक भी बात पहुंच गई। उन्होंने हंसकर बहू को विदा करा लाने के लिए आदमी भेज दिया। लिख दिया, यहाँ घर में बड़ा उपद्रव खड़ा हुआ है, बहू के आए बगैर शायद थमने वाला नहीं, इसलिए बहू को विदा करा दीजिए। सरला फिर आ गई। सत्येंद्र के छोटे मोटे काम वह किया करती थी। किताबों को पोंछ पाछ कर ठीक से सजा कर रखना, कॉलेज जाने के कपड़े ठीक तरह से तैयार करना, अर्थात जल्दी में 2 कफों में 2 तरह के बटन न लग जाएं, अथवा खाने में बहुत देर हो गई है, कॉलेज का घंटा बीता जा रहा है, ऐसे मौके पर कहीं एक पांव में कारपेट का जूता और दूसरे में वार्निश का जूता न पहना जाए। उजले साफ कोट पर कहीं रजक भवन को शुभ गमन करने के लिए तैयार किया हुआ दुपट्टा जुल्म न कर बैठे। इन सब कामों को सरला ही संभाला करती थी। सरला के न रहने से अक्सर ऐसी गड़बड़ हुआ करती थी। ऐसा अनमनस्क आदमी कभी किसी ने न देखा होगा। ये सब काम सरला के सिवाय किसी और से होते भी न थे, और होते भी थे तो वे सत्येंद्र की आंख पर न चढ़ते। इससे सरला को ही सब काम करना पड़ता था। सुशीला सरला की बड़ी जीजी है। उसके लड़के का अन्नप्राशन है। लिहाजा कामाख्या बाबू अपने दोहते के अन्नप्राशन के अवसर पर सरला को विदा करा लाने के लिए कलकत्ता आए हैं। सरला की जीजी ने सरला और सत्येंद्र को आने के लिए विशेष अनुरोध के साथ पत्र लिखा है। विशेषतः इसीलिए कि सरला करीब 3 साल से दिलजानपुर गई ही नहीं है। सत्येंद्र भी जब चलने के लिए राजी हो गया तब कामाख्या बाबू परम आनंद से दामाद और लड़की को लेकर देश चले आए। सरला की माँ बहुत दिनों बाद लड़की और दामाद को पाकर अत्यंत प्रसन्न हुई। जिसके लड़के का अन्नप्राशन है उसने आकर दोनों को बहुत सी बातें सुना दी और अनेक प्रकार से उन्हें खुश कर दिया। शुभ कार्य निर्विघ्न समाप्त हो जाने के बाद सत्येंद्र ने घर आना चाहा, पर सास ने इस पर विशेष आपत्ति की। कहा, इतने दिनों बाद आए हो, और भी कुछ दिन रह लो। सरला ने भी नहीं छोड़ा, लिहाजा और भी 2-4 दिन रहने के लिए सत्येंद्र राजी हो गया। 2-4 दिन बीत गए, मगर फिर भी सरला ने छोड़ना नहीं चाहा। परंतु बिना जाए भी काम नहीं चल सकता। पढ़ाई लिखाई की विशेष हानि होगी, परीक्षा को भी अब ज्यादा दिन नहीं है। चलते समय सरला ने पूछा, मुझे फिर कब लेवा ले जाओगे? सत्येंद्र ने कहा, जब चाहोगी तभी।
तो मुझे 10-12 दिन बाद ही ले जाना। सत्येंद्र अत्यंत आनंदित हुआ। उसने इतना सोचा नहीं था। फिर सरला ने आंसुओं से पति को विदा करते हुए कहा, देखना, मेरे लिए ज्यादा सोच मत करना और रात भर पढ़कर बीमार मत हो जाना। रात को 10 बजे से ज्यादा न पढ़ने के लिए सरला ने अपने सिर की कसम दिला दी। न जाने कैसा उदास मन लेकर सत्येंद्र कलकत्ता पहुंचा। सत्येंद्र एक पुस्तक लिए बैठा था। पुस्तक के पन्नों के साथ मन का जबरदस्त द्वंद्व युद्ध होने लगा। उसने गिनकर देखा, दिन भर में उसने सिर्फ 26 लाइनें पढ़ी हैं। दुखित होकर उसने सोचा, वाह, इस तरह पढ़ने से तो हो चुका पास। क्रमशः मामूली दुख क्रोध में परिणत हो गया। उसने सोचा, यह सब उसी दुष्ट सरला का दोष है। आज 5 दिन हो गए, जरा सा भी नहीं पढ़ सकता। पहले सोचता था कि पढ़ते वक्त वह तंग किया करती है। 10 बजे के बाद पढ़ न सकूं इसलिए बत्ती बुझा देती है। उसे कहीं भेजकर अच्छी तरह पढ़ सकूंगा। पर हुआ ठीक उल्टा। कल ही उसे लिवाने जाऊंगा, नहीं तो क्या शर्म की खातिर फेल हो जाऊं। सत्येंद्र नाथ इस तरह की कोई तरकीब निकाल रहा था कि उसे कैसे बुलाया जाए। कहीं तो कैसे कहें, शर्म लगती है। उससे इतना प्रेम कैसे हो गया 2 दिन में। इतने में नौकर ने आकर एक टेलीग्राम दिया। सत्येंद्र अत्यंत विस्मित हो गया। अब सोचने का वक्त नहीं कि कहाँ का तार है। लिफाफा खोलते ही सत्येंद्र का हृदय कांप उठा। भीतर जो कुछ लिखा था उससे उसका सिर एक बारगी चकरा गया। सरला बीमार है। उसी दिन हरदेव बाबू सत्येंद्र को लेकर दिलजानपुर चल दिए। मकान के सामने कामाख्या बाबू से उनकी भेंट हो गई। हरदेव बाबू ने चिल्लाकर पूछा, बहू की तबीयत कैसी है? हरदेव बाबू ने भीतर जाकर देखा कि सरला विषुची का रोग से पीड़ित है। एक दिन में ही मानो सरला को अब पहचाना नहीं जा सकता। आंखें बैठ गई हैं। कमल के समान मुखड़े पर स्याही सी पुत गई है। अनुभवी हरदेव बाबू समझ गए कि हालत अच्छी नहीं है। आंखें पोंछते हुए पुकारा, बेटी सरला। सरला ने आंखें खोलकर देखा। तब तक उसको काफी चेत था। कैसी तबीयत है बेटी? सरला ने हंसकर कहा, अच्छी तो हूं। दोनों ही समझ गए। आपस में समझौता हो गया। सबके चले जाने पर सत्येंद्र पास आकर बैठ गया। दारुण आतंक से उसके मुंह से बात नहीं निकली। फिर जबरदस्ती नीरस बैठे हुए गले से सत्येंद्र ने पुकारा, सरला। सूखा बैठा हुआ स्वर है, सो क्या हर्ज है तो वही चिर परिचित स्वर, वही प्यार की बुलाहट, सरला। इसमें क्या गलती हो सकती है? सरला ने आंखें खोली और देखा। उसने हरदेव बाबू को देखकर पहले से ही सत्येंद्र के आने का कुछ कुछ अनुमान कर लिया था। सरला पति से मजाक करना बहुत पसंद करती है। उसने हंसकर कहा, क्या लिवाने आए हो? बोली बैठ गई है। अब तक किसी तरह सत्येंद्र आंसुओं को रोके हुए था। सरला की हालत देखकर उसका वह बालू का बांध टूट गया। सत्येंद्र जानता था कि इस समय रोना नहीं चाहिए, मगर जली आंख को क्या इतनी समझ है। आंसुओं ने धीरे धीरे एक के बाद एक बूंद टपकाना शुरू कर दिया। वे आज सरला के अंग में समाये जा रहे हैं। उन्हें ऐसा मौका पहले कभी नहीं मिला। तुम्हारी या सरला की खातिर वे क्या ऐसे मौके को छोड़ दें? सरला ने कभी पति को रोते हुए नहीं देखा। वह भी रो दी। बहुत देर तक आंखें पोंछकर बोली, जी रोते हो? मर्दों को क्या रोना चाहिए? यह क्या? ठीक है सरला, खूब समझी। अंतर्दाह से वे सूख कर पत्थर हो जाएं, पर बूंद भी बाहर न गिरने पावे। आंसू स्त्रियों के लिए हैं, पुरुषों को उसमें हाथ लगाने का अधिकार भी नहीं। मर्म वेदना से जल जल जाओ, पर रोने नहीं पाओगे। रोने से औरत हो जाओगे। सरला, यह व्यवस्था क्या तुम ही लोगों ने की है? सरला ने पति का एक हाथ अपने हाथ में ले लिया और उसे दबाकर रोते हुए कहा, दूसरा जन्म मानते हैं? सत्येंद्र ने रोते रोते कहा, मानता था या नहीं सो नहीं जानता, पर आज से पूरी तरह से मानूंगा। सरला के चेहरे पर कुछ हंसी का चिन्ह दिखाई दिया। दवा पिलाने का समय होते देखकर कामाख्या बाबू, हरदेव बाबू और डॉक्टर साहब ने प्रवेश किया। डॉक्टर ने नाड़ी देखकर कहा, उम्मीद बहुत कम है, फिर ईश्वर की इच्छा। ईश्वर की इच्छा से दूसरे दिन सवेरे 7 बजे सरला का देहांत हो गया। शाम के वक्त हरदेव बाबू सत्येंद्र को लेकर कलकत्ता लौट आए।
क्या जाने क्या हो गया है। राजशैया पर शयन करके इंद्रत्व के सुख का कुछ कुछ अनुभव कर रहा था कि किसी ने झकझोर कर उठा दिया और सारे सुख को मिट्टी में मिला दिया। आधी रात के वक्त उठकर बैठ गया हूँ, नींद उचट गई है। अपनी जीवन सहचरी की उसी अर्धचिन्ह खाट पर पड़ा हुआ हूँ। मैं रोऊं या हंसूं? सुख के स्रोत में अनंत की ओर बहा जा रहा था। सहसा मानो किन्हीं अनजान लोगों के जाल में बंध गया हूँ। अब शायद कभी बचकर न जा सकूंगा। सब कुछ जैसे उचट गया है। जीवन के केंद्र तक को कोई मानो खींचकर उसकी परिधि से बाहर ले गया है। कुछ भी नहीं सूझ रहा है। जाने ये क्या हो गया। निशीथ रात्रि में सत्येंद्र नाथ खिड़की के पास बैठा हुआ सागरपुर का अंधकार देख रहा था। पेड़ पौधे न जाने कैसे एक निस्तब्ध भाव से सत्येंद्र के साथ सविनय कर रहे थे। साय साय करके नैश पवन बहती हुई निकल गई। क्या कुछ कह गई क्या? कहा क्यों नहीं? वही एक ही बात, सभी चीजें वही एक ही बात कहती फिर रही है कि क्या हो गया है। पपीहा अब पिया पिया नहीं कहता, ठीक मानो उससे उल्टा कहता है। हाय, वो मर गई। पिड़कुलिया भी अब अपना बोल नहीं बोलती। बहू बात कर की जगह अब वह भी बहू गई मर कहती है। सभी चीजें वही एक ही बात बार बार क्यों कहती फिरती हैं? और साए साए करती हुई ये जो नैश पवन बह रही है, वह भी ठीक मानो यही बात कहती है। नहीं है, वो नहीं है, वो कहीं नहीं है। सत्येंद्र आकाश में नक्षत्र देख रहा था। उनमें जो सबसे क्षीण था उसे और भी बड़े गौर से देख रहा था। आंखें मीचने की हिम्मत नहीं होती, कहीं वह खो न जाए। देखते देखते थक जाने पर भी वह वहीं सो जाता था। सवेरे आंख खुलने पर फिर उसी को देखने की कोशिश करता। प्रकाश अब उसे अच्छा नहीं लगता। चांदनी से अब उसे कोई आनंद नहीं मिलता। इतने क्षीण प्रकाश वाला नक्षत्र कहीं प्रकाश में दिखाई दे सकता है? सत्येंद्र एमए में फेल हो गया है। पास होने की इच्छा भी अब नहीं रही। उत्साह भी बुझ सा गया है। पास करने से क्या नक्षत्र पास आ जाता है? हरदेव बाबू सपरिवार देश चले आए। सत्येंद्र कहता है वह घर से ही अच्छी तरह परीक्षा दे सकता है। शहर के इतने शोरगुल में पढ़ाई ठीक नहीं होती। सत्येंद्र अब कुछ और ही तरह का आदमी हो गया है। उसका चेहरा देखने से मालूम होता है मानो उसे बहुत दिनों से खाने को नहीं मिला है, जैसे किसी भारी बीमारी से अभी अभी छुट्टी पाई हो। दोपहर को सत्येंद्र कमरे के दरवाजे को बंद करके फोटोग्राफ झाड़ पोंछ कर साफ किया करता, अपनी पुरानी किताबें सजाने बैठ जाता और हारमोनियम का ढकना उठाकर यूं ही साफ किया करता। सरला की साफ सुथरी पुस्तकें और भी साफ करने लग जाता। अच्छे कागज और लिफाफे लेकर सरला को पत्र लिखता और ना जाने क्या पता लिखकर अपने बक्स में बंद करके रख देता। सत्येंद्र नाथ, तुम अकेले नहीं हो। बहुतों की तकदीर तुम्हारी ही तरह कम आयु में जलकर राख हो जाती है। सभी क्या तुम्हारी तरह पागल हो जाते हैं? सावधान सत्येंद्र, सब बातों की एक सीमा होती है। स्वर्गीय प्रेम की भी एक सीमा निर्दिष्ट है। अगर सीमा का उल्लंघन करोगे तो तकलीफ पाओगे। कोई किसी को नहीं रखता। सत्येंद्र की माँ बड़ी बुद्धिमती है। उन्होंने एक दिन पति को बुलाकर कहा, सत्येंद्र कैसा हो गया है देखते हो? देख तो रहा हूं, पर क्या किया जाए? दूसरा ब्याह कर दो। अच्छी बहू आ जाने पर मेरा सत्य फिर से हंसने लगेगा, फिर बोलने चालने लगेगा। उस दिन सत्येंद्र भोजन करने बैठा तो माँ ने कहा, मेरी एक बात मानेगा बेटा? क्या? तुझे फिर से ब्याह करना होगा। सत्येंद्र ने हंसकर कहा, यही बात है। सो इस आयु में अब यह सब क्यों? माँ ने पहले ही से ही आंसू संचित करके रखे थे। वे अब बिना बात के उतरने लगे। आंखें पोंछकर उसने कहा, बेटा 21 बरस की उम्र भी कोई उम्र है, पर सरला की बात याद आ जाने से ये सब बातें मुंह लाने को जी नहीं होता। मगर अब मुझसे रहा नहीं जाता बेटा। दूसरे दिन सवेरे हरदेव बाबू ने सत्येंद्र को बुलाकर यही बात कही। सत्येंद्र ने कोई जवाब नहीं दिया। हरदेव बाबू समझ गए कि मौन स्वीकृति का ही लक्षण है। सत्येंद्र ने अपने कमरे में आकर सरला की तस्वीर के सामने खड़े होकर कहा, सुनती हो सरला, मेरा ब्याह होगा। तस्वीर बोल नहीं सकती। बोल सकती तो क्या कहती? कहती अच्छी बात है, और क्या कहती? अब की बार सत्येंद्र का ब्याह कलकत्ता में हुआ। शुभ दृष्टि के समय सत्येंद्र ने देखा
कि बड़ा सुंदर चेहरा है। होने दो सुंदर, फिर भी उसने सोचा सिर पर एक बोझ आ पड़ा है। ब्याह के 2 साल तक नलिनी मायके में रही। तीसरे साल वह ससुराल आई। सास ने नई बहू का चांद सा मुखड़ा देखकर सरला को भूलने की कोशिश की और फिर से घर गृहस्थी चलाने की चेष्टा की। रात को जब सत्येंद्र और नलिनी दोनों पास पास सोते तो कोई किसी से बोलता नहीं। नलिनी सोचती, इतनी उपेक्षा क्यों? सत्येंद्र सोचता, यह कहाँ की कौन है जो मेरी सरला की जगह सोया करती है। नई बहू शर्म के मारे पति से बात नहीं कर सकती। सत्येंद्र सोचता, बोलती नहीं सो ही अच्छा है। एक दिन रात को सत्येंद्र की नींद खुल गई। उसने देखा बिछौने पर कोई नहीं है। अच्छी तरह निगाह फैलाकर देखा तो कोई एक जनी खिड़की के पास बैठी है। खिड़की खुली है। खुली खिड़की से चांदनी प्रवेश कर रही है। उसी उजाले में सत्येंद्र को नलिनी के चेहरे का कुछ अंश दिखाई दे गया। नींद की खुमारी में चांदनी के प्रकाश में उसका चेहरा बहुत सुंदर मालूम हुआ। उसने कान लगाकर सुना, नलिनी रो रही है। सत्येंद्र ने बुलाया, नलिनी। नलिनी चौंक पड़ी। पतिदेव बुला रहे हैं। कोई और होती तो क्या करती सो नहीं जानता, परंतु नलिनी धीरे से पास आकर बैठ गई। सत्येंद्र ने कहा, रोती क्यों हो? आंसुओं की धारा दुगुनी मात्रा में बहने लगी। बहुत देर तक दबा दबा कर रोने के बाद आंखें पोंछकर उसने धीरे से कहा, तुम्हें मैं देखे क्यों नहीं सुहाती? मालूम नहीं क्यों सत्येंद्र को भी भीतर से बड़ी रुलाई आ रही थी। उसे रोकते हुए उसने कहा, देखे नहीं सुहाती, यह तुमसे किसने कहा? हाँ, इतना जरूर है कि तुम्हारी खोज खबर नहीं ले पाता। नलिनी बिना उत्तर दिए चुपचाप सब बातें सुनने लगी। सत्येंद्र कुछ देर चुप रहकर फिर कहने लगा, सोचा था ये सब बातें किसी से नहीं कहूंगा, मगर न कहने से भी कोई लाभ नहीं। तुमसे कुछ बातें छिपाऊंगा नहीं। सब बातें खोलकर कह देता तो समझ जाती कि मैं ऐसा क्यों हूं। मैं अब भी सरला को, मेरी पहली पत्नी को भूल नहीं सका हूं। यह भरोसा भी नहीं कि भूल जाऊंगा, और न ही यह इच्छा है। तुम एक अभागे के साथ आ पड़ी हो। ऐसी आशा भी नहीं मालूम होती कि तुम्हें कभी सुखी रख सकूंगा। मैंने अपनी इच्छा के साथ तुमसे ब्याह नहीं किया। अपनी इच्छा से तुमसे प्रेम भी न कर सकूंगा। गंभीर निशीथ में दोनों जने बहुत देर तक इसी तरह बैठे रहे। सत्येंद्र समझ गया कि नलिनी रो रही है। वह भी रोया था क्या? एक एक करके सरला की बातें याद आने लगी। धीरे धीरे उसी का चेहरा हृदय में जाग उठा। वही लेने आए हो याद आ गया। बिना बुलाए आंसुओं ने आकर सत्येंद्र की दृष्टि रोक दी। उसके बाद वे गालों से ढुल ढुल करके नीचे गिरने लगे। आंखें पोंछकर सत्येंद्र ने धीरे से नलिनी के दोनों हाथ अपने हाथ में लेकर कहा, रो मत नलिनी, इसमें मेरा क्या हाथ है? कोई नहीं जानता कि रात दिन मैं भीतर ही भीतर कैसी वेदना भोग रहा हूँ। मन में बड़ा दुख है। अगर दुख कभी दूर हो गया तो मैं शायद तुमसे प्यार कर सकूंगा, और तब शायद तुम्हें जतन से रख भी सकूंगा। इस विषादपूर्ण स्नेह भरी बात का मूल्य जाने कितने जन समझते हैं। नलिनी बड़ी बुद्धिमती है। वह पति के दुख को समझ गई। पति उससे प्रेम नहीं करते, यह बात उसने उन्हीं के मुंह से सुनी, मगर फिर भी वह रूठी नहीं। उसने अभिमान नहीं किया। बेवकूफ लड़की, 16 साल की आयु में अगर न रूठेगी न अभिमान करेगी तो कब करेगी? परंतु नलिनी ने सोचा, रूठना अभिमान करना पहले है या पति पहले है। उस दिन से उसकी चिंता का एकमात्र विषय हो गया कि किस तरह पति का दुख मिटे। क्या करने से पति सौत को भूल सकते हैं, इसे उसने एक बार भी नहीं सोचा। व्यथा का यदि कोई व्यथा भागी हो, कष्ट में अगर कोई सहानुभूति दिखाए, दुख की बात अगर कोई आग्रह या दिलचस्पी के साथ सुने, तो शायद उसके समान दुनिया में और कोई बंधु नहीं। इसके बाद सत्येंद्र अक्सर नलिनी को पहले की अपनी बातें सुनाया करता। कितनी ही रातें दोनों की उसी तरह की बातें सुनते सुनाते बीतने लगी। सत्येंद्र ही सिर्फ बातें करता था, सो नहीं। नलिनी भी आग्रह के साथ पति के पूर्व प्रेम की बातें सुनना पसंद करती थी। 2 वर्ष बीत गए। नलिनी अब 18 साल की हो गई। उसे अब पहले का सा कष्ट नहीं है। पति अब उसका अनादर नहीं करते। पति का प्यार उसने जबरदस्ती पा लिया है। जो जोर जबरदस्ती से लेना जानता है, वो उसे रखना भी जानता है। सत्येंद्र नाथ इस समय पबना का डिप्टी मजिस्ट्रेट है।
स्त्री के जतन से, स्त्री के समावेश और एकाग्र प्रेम से उसमें बहुत परिवर्तन हो गया है। कचहरी के काम के बाद वह नलिनी के साथ बैठकर गपशप करता है, मजाक करता है, गाना बजाना सुनकर आमोद पाता है। एक वाक्य में सत्येंद्र बहुत कुछ आदमी बन गया है। मनुष्य को जो चीज नहीं मिलती वही उसके लिए अत्यंत प्रिय सामग्री हो जाया करती है। मनुष्य का चरित्र ही ऐसा है। तुम अशांति में हो तो शांति ढूंढते फिरते हो। मैं शांति से दिन बिता रहा हूं, तभी न जाने कहां से अशांति को खींच ले आता हूं। छल को पकड़ना मानो मनुष्य का स्वभाव सिद्ध भाव है। सत्येंद्र भी आदमी है, आदमी का स्वभाव कहाँ जाएगा। इतने प्यार और इतने जतन और शांति में भी उसके हृदय में कभी कभी बिजली की क्रिया की तरह जो क्रांति सी मच जाया करती है, उसे संभालने में नलिनी को काफी परिश्रम की आवश्यकता होती है। बीच बीच में उसे मालूम होता है कि अब उसे संभाले न संभाला जाएगा। शायद इतने दिनों की कोशिश, जतन और अध्यावास सब कुछ व्यर्थ हो जाएगा। नलिनी की जरा सी त्रुटि देखते ही सत्येंद्र सोचता कि सरला होती तो शायद ऐसा नहीं होता। होता भी या नहीं सो तो भगवान ही जानते हैं। शायद न भी होता और हो सकता है कि इससे चौगुना भी होता। मगर इससे क्या, सत्येंद्र अब भी सरला को नहीं भूल सका है। कचहरी से आते ही अगर उसे नलिनी न दिखाई दी तो चट से सोचता कि कहाँ वह और कहाँ यह। नलिनी बड़ी बुद्धिमती है। वो हमेशा पति के पास रहती है, कारण उसे मालूम है कि अभी वे सरला को भूले नहीं है। एक बारगी भूल जाए ऐसी इच्छा नलिनी के मन में कभी नहीं होती, पर हाँ, व्यर्थ ही याद कर करके कष्ट पाते हैं, इसीलिए वह सर्वदा पास बनी रहने की कोशिश करती है। न भूलें पर उसका तो निरादर नहीं करते, यही नलिनी के लिए काफी है। गोपी कांता राय पबना के प्रतिष्ठित वकील हैं। कलकत्ता में उनका मकान नलिनी के घर के पास है। कोई एक संबंध होने के कारण नलिनी उन्हें काका कहती है और उनकी स्त्री को काकी। राय काकी अक्सर उसके घर आया करती है। गोपी बाबू भी अक्सर आ जाया करते हैं। गांव के नाते के ककिया ससुर को सत्येंद्र बहुत मानते हैं। सत्येंद्र का मकान उनके मकान से दूर होने पर भी दोनों घराने में काफी मेल जोल हो गया है। नलिनी भी बीच बीच में काका के यहाँ चली जाती है, कारण एक तो काका का घर, दूसरे उनकी लड़की हेमा के साथ उसका काफी मेल जोल है। बाल्यकाल की सहेली जो ठहरी, कोई किसी को छोड़ना नहीं चाहती। उस दिन के 12 बज गए थे। सत्येंद्र कचहरी चले गए थे। कोई काम नहीं देखकर नलिनी चित्र बनाने बैठ गई, परंतु उसी वक्त गड़गड़ाती हुई एक गाड़ी डिप्टी साहब के मकान के सामने आ लगी। कौन आया? हेमा होगी। आगे सोचना न पड़ा। बड़े कोलाहल के साथ हेमांगिनी आकर उपस्थित हो गई। हेमा ने आकर एकदम नलिनी के बाल पकड़ लिए और बोली, अब ज्यादा लिखा पढ़ी करने की जरूरत नहीं, उठो हमारे घर चलो, कल भैया की बहू आई है। नलिनी ने कहा, बहू आई है? साथ क्यों नहीं लेती आई? सो कैसे हो सकता है, नई नहीं है, अचानक यहाँ कैसे चली आती? नलिनी ने कहा, तो मैं ही क्यों जाने लगी? हेमांगिनी ने हंसकर कहा, तू तो जाएगी सिर के बल, मैं अभी घसीट कर लिए चलती हूँ। बाल पकड़कर खींच लेने से नलिनी ही क्यों, बहुतों को जाना पड़ता, लिहाजा नलिनी को भी जाना पड़ा। जाने में नलिनी को विशेष आपत्ति थी, क्योंकि हेमा के घर जाने से लौट आने में बहुत देर हो जाया करती थी। 2-1 दिन ऐसा हो गया है कि नलिनी के लौटने के पहले ही सत्येंद्र कचहरी से आ गए हैं। वैसी हालत में सत्येंद्र को बड़ी दिक्कत होती है। वे कुछ ख्याल करें या न करें, पर नलिनी को बड़ी शर्म महसूस होती है, क्योंकि नलिनी को मालूम है कि कचहरी से लौटने के बाद उसके हाथ के पंखे की बयार खाए बिना उसकी गर्मी दूर नहीं होती। विधाता की इच्छा, बहुत कोशिश करने पर भी आज नलिनी 7 बजे से पहले घर नहीं लौट सकी। घर आकर उसने देखा कि सत्येंद्र अखबार पढ़ रहा है। अब तक उसने कुछ भी खाया पिया नहीं है। खिलाने का भार नलिनी ने अपने ही हाथों में ले रखा था। पास पहुंचने पर सत्येंद्र हंसा, पर वह हंसी नलिनी को अच्छी नहीं मालूम हुई। वह भीतर से सिहर उठी। आसन बिछाकर नलिनी ने जलपान कराने की कोशिश की, मगर सत्येंद्र ने कुछ छुआ तक नहीं। बिल्कुल भूख नहीं है। बहुत मनाने पर भी उसने कुछ नहीं खाया। नलिनी समझ गई कि क्यों ऐसे रूठ गए हैं। आज हेमांगिनी अपने ससुराल जाएगी। उसके पति उपेंद्र बाबू लेने आए हैं। नलिनी बहुत दिनों से हेमा से मिलने नहीं गई, इसी से हेमा ने बड़े दुख के साथ उसे आने के लिए लिखा है। नलिनी ने प्रतिज्ञा की थी कि पति की आज्ञा के बिना अब वह कहीं भी नहीं जाएगी।
मगर यदि आज भी वह प्रतिज्ञा की रक्षा करती है तो प्रिय सखी के साथ उसकी मुलाकात नहीं होती। नलिनी बड़ी मुसीबत में पड़ गई। हेमा ने लिखा है कि 3 बजे की गाड़ी से रवाना होना है, तब पति की आज्ञा कैसे ली जा सकती है। बहुत तर्क वितर्क के बाद नलिनी ने जाने का ही निश्चय किया। जाते वक्त दासी से वह कह गई थी कि ठीक 3 बजे राय बाबू के यहाँ गाड़ी पहुंच जानी चाहिए। गाड़ी भेजी भी गई, पर हेमा का 3 बजे गाड़ी से जाना हुआ ही नहीं। लिहाजा उसने नलिनी को किसी भी तरह नहीं छोड़ा। बहुत जिद करने पर भी वह हेमा के हाथ से बचकर नहीं आ सकी। हेमा आज बहुत दिनों के लिए चली जा रही है, न जाने फिर कितने दिनों बाद भेंट होगी, आसानी से कैसे छोड़ दे। यह बात कहने में नलिनी को शर्म महसूस होती थी कि घर लौटने में देर हो जाने से पति नाराज होंगे, और फिर इस बात को सहज में कहना कौन चाहता है। इतनी हीनता कौन स्वीकार करता है, खासकर इस आयु में। अंत में यह बात भी उसने कह दी, पर हेमा ने उस पर विश्वास नहीं किया। उसने हंसकर कहा, बेवकूफ मत समझना, नाराजगी वाराजगी की बात मैं खूब समझती हूँ। उपेंद्र बाबू भी बहुत नाराज होना जानते हैं। उसकी बात हेमा ने हंसी में उड़ा दी, पर नलिनी को हार्दिक कष्ट हुआ। सबके पति क्या एक ही सांचे में ढले हुए होते हैं? सभी क्या उपेंद्र बाबू की तरह हैं? नलिनी जब घर लौटी तब रात के 10 बज चुके थे। घर आकर उसने सुना कि बाबू बाहर ही सो गए हैं। मातंगिनी उर्फ मातो नलिनी के मायके की नौकरानी है। नलिनी से अत्यंत स्नेह करती है। इसी से आज उसने नलिनी को 10-20 कड़ी बातें सुना दी। घर भर में सिर्फ उसी को यह बात मालूम थी कि सत्येंद्र ने बहुत गुस्सा होकर ही बाहर के कमरे में बिस्तर करने की आज्ञा दी है। गहन रात्रि में जबकि बिस्तर पर पड़ा हुआ सत्येंद्र आंखें मीचे अपनी पूर्व स्मृतियों को ताजा करने की कोशिश कर रहा था और यह विचार कर रहा था कि बहुत दिनों से गायब प्रफुल्ल कमल के समान सरला के उस मुखड़े के साथ नलिनी के चेहरे का कुछ सादृश्य है या नहीं। और जबकि उसके मन में सरला के प्रेम के सामने नलिनी के प्रेम को सागर के सामने गोशपद का जल समझने की आंधी बह रही थी, तब धीरे से दरवाजा खोलकर नलिनी ने उस कमरे में प्रवेश किया। सत्येंद्र ने आंखें उठाकर देखा कि नलिनी है। नलिनी आकर उसके पायते बैठ गई। सत्येंद्र ने आंखें मीच ली। बहुत देर इसी तरह बीत गई। यह देख सत्येंद्र नाराज हो गया। उसने करवट बदलकर पुरुष भाव से स्पष्ट स्वर में कहा, तुम यहाँ क्यों? नलिनी रोती थी, कुछ बोल न सकी। रोते देखकर डिप्टी साहब कुछ और भी क्रुद्ध भाव से बोले, काफी रात हो चुकी है, जाओ भीतर जाकर सो रहो। नलिनी रोती थी। अब की बार उसने आंसू पोंछते हुए कहा, तुम चलो ना सोने। सत्येंद्र ने सिर हिलाया, बोला, मुझे बड़ी नींद आ रही है, अब मैं नहीं उठ सकता। रोने से सत्येंद्र नाराज होता है। नलिनी ने आंखों के आंसू पोंछ डाले हैं। पति के सामने अब वह रोएगी नहीं। धीरे से पांवों पर हाथ रखकर उसने कहा, अब की बार मुझे माफ कर दो, यहां तुम्हें बड़ी तकलीफ होगी, भीतर चलो। सत्येंद्र ने प्रतिज्ञा कर ली है कि अब वह भीतर नहीं जाएगा। उसने कहा, इतनी रात बीते तकलीफ की बात सोचने की जरा भी जरूरत नहीं, तुम सो जाओ जाकर, मैं भी सोता हूं। नलिनी सत्येंद्र को पहचानती थी। उसने अपने कमरे में जाकर सारी रात रोते हुए बिताई। कहाँ गई है मांगिनी? एक बार देख क्यों नहीं जाती? नाराजगी की बात तो खूब समझती है, अब मिटा देगी क्या वह इस झगड़े को? दूसरे दिन भी सत्येंद्र घर के भीतर नहीं गया, न नलिनी से साक्षात किया। नलिनी ने एक चिट्ठी लिखकर मातो के हाथ भेजी। सत्येंद्र ने उसे बिना पढ़े फाड़कर फेंक दिया और कहा, यह सब अब मत लाया करो। 4-5 दिनों बाद एक दिन नलिनी के बड़े भाई नरेंद्र बाबू पवना आ पहुंचे। सहसा भाई को देखकर नलिनी अत्यंत संतुष्ट हुई, परंतु उससे अधिक विस्मित भी हुई। भैया कैसे? नरेंद्र बाबू ने नलिनी से मिलकर हंसते हुए कहा, घर चलने के लिए तू इतनी उतावली क्यों हो रही है बहन? उतावली? इस बात का अर्थ नलिनी उसी वक्त समझ गई थी। उसने हंसते हुए कहा, तुम लोगों को बहुत देर से नहीं देखा ना, इसीलिए। जिस दिन पति के चरणों में प्रणाम करके नलिनी अपने भैया के साथ गाड़ी पर सवार होकर निकल गई, उसी रात को सत्येंद्र जरा भी न सो सका। वह रात भर सोचता रहा। इतना न करने से भी काम चल जाता। बहुत रात तक उसके मन में आता रहा, अब भी समय है, अब भी गाड़ी लौटाई जा सकती है। पर हाय रे अभिमान,
उसी के कारण नलिनी को वापस लाया नहीं जा सका। जाते समय मातो भी नलिनी के साथ गई। सिर्फ वही इस विदा का कारण जानती थी। नलिनी ने मातो को खास तौर से मना कर दिया था कि वह इस बात का कतई जिक्र न करे। नलिनी ने सोचा कि इस बात को प्रकट करने से पति का अपयश होगा। अच्छे हों चाहे बुरे, उसके पति को लोग बुरा कहने वाले होते कौन है। मायके जाकर नलिनी ने माता पिता के चरणों में प्रणाम किया, छोटे भैया को गोद में उठा लिया, सब कुछ किया, पर वह हंस न सकी। माँ ने कहा, मेरी नलिनी एक दिन की गाड़ी की थकान से सूख गई। मगर वह सूखा मुंह फिर प्रसन्न हुआ ही नहीं। नलिनी ने कभी अभिमान नहीं किया। पति के कष्ट की बात याद करके वह चुपचाप सब सह रही थी, पर अब उससे न रहा गया। उसने सोचा इस छोटे से कारण से वह पति के द्वारा त्याग दी जाए, इससे तो वह मर ही क्यों नहीं जाती। भीषण अभिमान से नलिनी सूखने लगी। उधर सत्येंद्र का अभिमान निपट चुका है। एक घड़ी बिना रहे जिसका काम नहीं सरकता, उसका यह झूठा अभिमान कितने दिन रह सकता है। अभिमान घोर कष्ट का कारण बन गया है। सत्येंद्र हर रोज बाट टेकता है। आज शायद नलिनी की चिट्ठी आएगी, शायद लिखेगी कि मुझे आकर लेवा ले जाओ। सत्येंद्र सोचता, तब तो सिर माथे करके ले आऊंगा, अब किसी तरह अनुचित व्यवहार भी न करूंगा। मगर भवितव्य को कौन लांघ सकता है, जो होना है वही होगा। तुम और हम तो क्षुद्र प्राणी मात्र हैं। आज कल करते हुए 6 महीने बीत गए। अभागिन ने कोई भी बात नहीं लिखी। पापिष्ट सत्येंद्र नाथ टूट गया, पर झुका नहीं। लुप्त अभिमान फिर से ताजा हो उठा और फिर उसमें क्रोध भी आकर शामिल हो गया। हित अहित ज्ञान रहित होकर सत्येंद्र ने अपना दोष नहीं देखा। सोचने लगा, जिसे इतना अहंकार है उससे प्रतिशोध भी वैसे ही लेने की आवश्यकता है। किसी ने भी अपना दोष नहीं देखा। दोनों अर्धमिलित हृदय फिर हमेशा के लिए भिन्न भिन्न हो चले। यौवन के प्रारंभ में संकुचित लता को किसने सींच कर बढ़ाया था, मगर अब सहा नहीं जाता। अब तो टूटने की नौबत आ पहुंची है। ऐसी रूपवती गुणवती बहू है तो भी लड़के को पसंद नहीं आई। गृहिणी को बड़ा दुख है। यह सोचकर वे अत्यंत उदास हो रही हैं कि ऐसी चंदा सी बहू के आने पर भी वह घर गृहस्थी नहीं कर सकी। माता की सैकड़ों कोशिशों से भी पुत्र का मन न फिरा। अब और उपाय ही क्या है। लड़के को ही अगर पसंद नहीं आई तो बहू कैसी। लड़के के आदर से ही तो बहू का आदर है, और मेरा भी इसमें क्या हाथ है। खुद देखभाल कर ब्याह कर ले आए तो क्या मैं रोक सकती हूँ। इत्यादि मीठे वचनों की आवृत्ति करते करते अपने अभ्यास के अनुसार वे वरणमाला सजाने बैठ गईं। 2 साल पहले हरदेव बाबू का देहांत हो चुका है। उस बात की याद आ गई। आंखों में आंसू भर गए। फिर नलिनी की याद आ गई। आंसुओं का वेग और भी बढ़ गया। क्या जाने कैसी बहू आएगी। सत्येंद्र के बाप होते तो शायद अभागिनी को ऐसी हालत न देखनी पड़ती। सत्येंद्र ब्याह करके आ गया। माँ ने वरण करके दोनों को घर में ले लिया। उनकी आंखों में फिर पानी भर गया। आंसू पोंछते हुए उन्होंने कहा, आंखों में कुछ पड़ गया है, बार बार पानी आ जाता है। गिरिबाला बहुत मुंहफट लड़की है, खासकर नलिनी के साथ उसका बहनापा था। वह कह बैठी, इस उम्र में तो 3 बार हो चुका, और भी कितनी बार देखना पड़ेगा कौन जानता है। यह बात उन्होंने सुन ली। सत्येंद्र के कानों में भी गई। कल सुहाग रात है। जाने कहां से बड़े ठाट बाट के साथ एक भारी भरकम सौगात आई है। वर वधू के लिए ढाके की साड़ी, धोती, चादर इत्यादि बहुत अच्छी अच्छी चीजें हैं। दुल्हन के लिए जैसी बनारसी साड़ी आई है, वैसी साड़ी इसके पहले इस गांव में किसी ने देखी तक नहीं। सभी पूछ रहे हैं कि कहाँ की सौगात है। माँ बार बार घूंघट सा भरकर कह देती है कि सत्येंद्र के किसी मित्र ने भेजी है। गृहिणी ने आंखों में आंसू दबाकर वास्तविक समाचार को छिपाकर हंसते रोते मुंह से सौगात की मिठाई आदि बंटवा दी। सब अपना अपना हिस्सा लेकर चली गई। जाते समय राजबाला ने कहा, अच्छी सौगात है। नृत्यकली ने कहा, सो क्यों न होंगे, बड़े आदमियों के यहाँ ऐसी सौगात ही आया करती हैं। क्रमशः जब यह बात दब गई तब योग माया कह उठी, अच्छा फिर से ब्याह क्यों किया। ज्ञानदा ने कहा, क्या जाने बहन, ऐसी रूपवती बहू थी, क्या मालूम कुछ समझ में नहीं आता है। रासमणि नाई की लड़की है, उसकी हालत अच्छी नहीं, देखने में भी बुरी नहीं है। हाँ जरा नाक चिपटी है,
कोई कोई ईर्ष्यालु उसकी आंखों में भी दोष निकाल देते हैं। हाथी की आंखों से भी छोटी आंखें हैं। खैर जाने दो, इस निंदा वादन से हमें कोई मतलब नहीं। रासमणि ने जरा हंसकर कहा, तुम्हारे घट में अगर बुद्धि होती तो ऐसी बातें क्यों करती? वो हमेशा ठहाका लगा लगा के हंस हंस के बातें करती थी। उसी से हमें संदेह हो गया था। स्वभाव चरित्र उसका अच्छा नहीं था, नहीं तो इस तरह निकाल देते और फिर से ब्याह करते। मुंह से किसी के कुछ न कहने पर भी बहुतों की राय से उसकी राय मिल गई। इसके 2 दिन बाद गांव के लगभग सभी लोग जान गए कि रासमणि ने जमींदार के घर का गूढ़ रहस्य जान लिया है। नाई की लड़की में न होती तो क्या इतनी बुद्धिमान ब्राह्मण कायस्थ की लड़की हो सकती थी? बात बहुतों ने मंजूर कर ली। अब गृहिणी की पारी है। यह बात जब उसके कान तक पहुंची तब वह घर की किवाड़ बंद करके एक बार की जमीन पर लौटने लगी। मेरी नलिनी कुलटा है। मालूम नहीं वह क्यों सरला की अपेक्षा नलिनी को अधिक प्रेम करने लगी थी। जिंदगी भर के लिए उस नलिनी की तकदीर फूट गई थी। गृहिणी ने मन ही मन सोचा, सत्येंद्र रखे तो अच्छा ही है, नहीं तो मैं उसे लेकर काशी वास करूंगी। अभागिनी की इस जन्म की साध तो मिटे। तब उन्होंने किवाड़ खोलकर मातो को पास बुलाकर किवाड़ बंद कर लिया। मातो ही सौगात लेकर आई थी। दोनों में आंसुओं का काफी विनिमय हुआ। किस तरह नलिनी का सुनहला रंग स्याह हो गया है, किस अपराध से सत्येंद्र ने उसे पैरों से ठुकरा दिया है, कितने कातर वचनों से उसने सास को प्रणाम कहलाया है, इत्यादि विवरण मातो ने खूब अच्छी तरह धीरे धीरे आंसू पोंछते हुए कह सुनाया। सुनते सुनते गृहिणी का पूर्व स्नेह 100 गुना बढ़ाया और पुत्र पर दारुण अभिमान पैदा हो गया। मन ही मन वे सोचने लगी, मैं क्या सत्येंद्र की कोई भी नहीं हूं? क्या मेरी सभी बातें उपेक्षा के योग्य हैं? मेरी क्या एक भी बात नहीं रहेगी? मैं फिर नलिनी को घर लाऊंगी। मेरी लक्ष्मी की क्या ऐसी दशा होनी चाहिए? उसी दिन शाम को जननी ने पुत्र को बुलाकर कहा, नलिनी को ले आओ। पुत्र ने सिर हिलाकर कहा, नहीं। मां रो दी। ओरे, मेरी नलिनी के नाम पर गांव भर में कलंक फैल रहा है, तो उसका पति है, उसकी इज्जत न रखेगा? कैसा कलंक? इस तरह से निकाल देने और ब्याह कर लेने से मैं किस किस का मुंह बंद कर सकती हूं? मुंह बंद करके क्या होगा? तो तू नहीं लाएगा? नहीं। मां बहुत नाराज हो गई। वह पहले से ही तय कराई थी कि कैसा गुस्सा करना होगा और तब कैसी बातें कहनी होंगी, लिहाजा कुछ सोचना न पड़ा। बोली, तो कल ही मुझे काशी भेज दे, मैं यहां एक दिन भी नहीं रहना चाहती। सत्येंद्र अब वह सत्येंद्र नहीं रहा। सरला के आदर का धन, खेले की चीज, शौक की वस्तु, अन्नमनस्क उच्चमना सहृदय प्रफुल्ल मुखी पति, नलिनी का अनेक जतन और अनेक क्लेश से मन का बना हुआ सत्येंद्र नाथ अब वह नहीं रहा। उसने भी छाती पर पत्थर रख लिया है। लज्जा, शर्म और हित अहित का ज्ञान सब कुछ उसने गंवा दिया है। उसने अनायास ही कहा, तुम्हारी जहां तबीयत हो चली जाओ, मैं अब किसी को भी नहीं ला सकता। इसका मां को स्वप्न में भी ख्याल नहीं था कि सत्येंद्र के मुंह से ऐसी बातें सुननी पड़ेगी। वह रोती भी चली गई। जाते समय कहती गई, बहू मेरी कुलटा नहीं है, सो अच्छी तरह जान रखना। गांव के लोग चाहे जो कहा करें, पर मैं उस पर हरगिज विश्वास न करूंगी। दूसरे दिन बुआ जी ने सत्येंद्र को बुलाकर कहा, तुम्हारे एक मित्र ने तुम्हारे लिए सौगात भेजी है, देखी है? सत्येंद्र ने गर्दन हिलाई, बोला, नहीं तो किस मित्र ने? मालूम नहीं, बैठो, कपड़े सब ले आऊं। थोड़ी देर बाद बुआ जी एक बंडल कपड़े लेकर आई। सत्येंद्र ने देखा कि बहुत कीमती कपड़े हैं। वह आश्चर्यचकित हो गया। किस मित्र ने भेजे होंगे? बनारसी साड़ी अच्छी तरह देखते देखते गौर किया कि उसके एक छोर में कुछ बंधा है। खोलकर देखा तो एक छोटी सी चिट्ठी है। हस्ताक्षर देखकर सत्येंद्र के माथे पर छोंकन सा लग गया। उसमें लिखा है, बहन, स्नेह का उपहार वापस न करना। तुम्हारी जीजी ने जो भेजा है उसे स्वीकार करना। उस सुहाग रात की पुष्प शैया सत्येंद्र के लिए कंटक शैया हो गई। सत्येंद्र को बीच बीच में मालूम होता है मानो वो अपने अतीत जीवन को भूल गया है। भूला नहीं है तो सिर्फ इतना ही कि उसकी प्यारी नलिनी पवना में चरित्रहीन हुई थी।
इसी से वो अपने पति के द्वारा त्याग दी गई है। सत्येंद्र के ब्याह को लगभग 2 महीने बीत चुके हैं। सत्येंद्र को एक पत्र और छोटा सा पार्सल मिला है। पत्र नलिनी के भाई नरेंद्र बाबू का है और कुछ इस प्रकार है। सत्येंद्र बाबू, अत्यंत अनिच्छा होते हुए भी मैं जो आपको पत्र लिख रहा हूँ सो सिर्फ अपनी प्राणाधिका बहन नलिनी के कारण। मृत्यु के पहले वह बहुत बहुत कुछ कह गई है। यह अंगूठी आपके पास फिर से भेज दी जाए। आपके नाम की अंगूठी वापस भेज रहा हूँ। मेरी बहन की इच्छा थी कि इस अंगूठी को आप अपनी नई पत्नी को पहना दें। आशा है उसकी वह आशा जरूर पूरी होगी और मरने के पहले आपसे विशेष अनुनय कह के गई है कि उसकी छोटी बहन कष्ट न पाए। श्री नरेंद्र नाथ। नलिनी के गर्भ से एक पुत्र संतान होकर मर गई थी। सत्येंद्र ने यह अंगूठी उसे पहना दी थी। यह बात सत्येंद्र को याद आई थी क्या? सत्येंद्र नाथ अब पबना नहीं रहते। किसी भी कारण से हो, माता भी काशीवास न कर सकी। नई बहू का नाम विधु है। विधु शायद पहले जन्म में नलिनी की बहन थी। इस कहानी को सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जल्द मिलूंगी एक नई कहानी के साथ। नमस्कार।